हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक यानी कि दार्शनिक राजा की जो बात की गई थी, इसकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। प्लेटो ने अपने कई सारे सिद्धांतों में फिलोसफर किंग्स की बात की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले अभी मैं यहाँ पर रीडिंग करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा। शर्त यह है कि आप धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने राज्य एवं शासन की सभी कमियों को दूर करने के लिए दार्शनिक शासकों को संपूर्ण सत्ता सौंप देने की संस्तुति की है। इस परिकल्पना के अनुसार अलग अलग लोगों के गुण कर्म के अनुरूप समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं। पहला है व्यापारी वर्ग, जिसमें तृष्णा की प्रधानता होती है, यानी कि इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए उसे अपना एक सद्गुण विकसित करना चाहिए जिसे संयम कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है सैनिक वर्ग, जिसमें मनोवेग बहुत ज़्यादा होता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कारण से उसे अपने अंदर एक सद्गुण विकसित करना चाहिए, साहस, करेज। इसके अलावा जो तीसरा वर्ग है वो है दार्शनिक वर्ग, यानी कि फिलोसफर्स क्लास। इसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसे अपने अंदर एक सद्गुण विकसित करना चाहिए, विवेक या बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लेटो कह रहा है कि शासन की कमियों को दूर करने के लिए प्लेटो कह रहा है कि हमें दार्शनिकों को राजा बनाना चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ ही ये कह रहा है कि देखो, समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक व्यापारी वर्ग होता है, एक सैनिक वर्ग होता है और एक दार्शनिक वर्ग होता है। संपूर्ण समाज व्यवस्था को न्याय के अनुरूप ढालने के लिए संपूर्ण समाज पर दार्शनिक वर्ग का शासन स्थापित करना जरूरी है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरा समाज सही से चले, सही से न्याय व्यवस्था सही से चले, तो दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। ये सारी बातें हमने न्याय के सिद्धांत में समझ भी ली थी। तो यहाँ अभी हमने हल्का सा दार्शनिक शासक को समझा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं। तो प्लेटो का विचार है कि ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा। अब प्लेटो का मानना है कि ज्ञान का होना समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन यानी कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग्स स्थापित करना जरूरी है। यदि शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में नहीं दी जाएगी तो उत्पादक वर्ग की अनियंत्रित लालसा और सैनिक वर्ग का अनियंत्रित भावावेग समाज को विध्वंस की ओर ले जाएगा। जिस देश के शासक ज्ञान विज्ञान के प्रति अनुरक्त नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, या जहां दौलत के भूखे व्यापारी या युद्ध के प्यासे सैनिक सत्ता का सूत्र संभाल लेंगे, उस देश का शासन भ्रष्ट, अस्थिर और विनाशकारी होगा। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो ने दार्शनिकों को बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया था अपने न्याय सिद्धांत में। अब प्लेटो कहता है कि देखो, ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में, जिस कारण से जो शासक होना चाहिए वो एक दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिकों को राजा बनाना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि क्योंकि उसका मानना है कि जो दार्शनिक होगा वो काफ़ी ज्ञानी होगा और वो अपने ज्ञान से देश को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा उसका मानना है कि अगर किसी दार्शनिक के हाथ में शासन नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि अभी पीछे उसने बताया कि जो सैनिक हैं उसमें भावावेग बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, साहस ज़्यादा है, तो उससे देश को नुकसान हो सकता है, वो अनियंत्रित हो सकते हैं। व्यापारिक वर्ग में लालसा, इच्छा ज़्यादा है, तो उनकी लालच बढ़ने से समाज अनियंत्रित हो जाएगा। तो ऐसा मानना था प्लेटो का। प्लेटो की दृष्टि में एथेंस की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही था कि वहाँ शासन की बागडोर दार्शनिकों या मनीषियों के हाथों में नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आड़ में अयोग्य लोग सत्ता प्राप्त कर लेते थे। तो प्लेटो का मानना ये था कि देखो, जो एथेंस था वहाँ पे लोकतंत्र था। प्लेटो
का मानना था कि उस लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्ति शासन कर रहे हैं, जिस कारण से वहाँ की सरकार यानी कि राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, अस्थिर है। तो अगर दार्शनिक राजा बनेंगे तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब इसे साबित करने के लिए प्लेटो कुछ तर्क देता है, इसे सुनिए। अतः उसने शिकायत के स्वर में कहा, प्लेटो ने कहा, जब हम जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए कुशल कारीगर ढूंढते हैं, तब हम कैसे सोच लेते हैं कि जो व्यक्ति बातें बनाकर लोगों के वोट हासिल कर लेता है वह शासन जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संभालने के योग्य होगा। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो किसी योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित चिकित्सक की शरण में जाते हैं, डॉक्टर की शरण में जाते हैं। सबसे सुंदर या वाक्पटु चिकित्सक की तलाश नहीं करते हैं। फिर जब संपूर्ण राज्य अस्वस्थ हो तब क्या उसके उपचार के लिए सबसे मेधावी, ज्ञानवान और विवेकशील व्यक्तियों की शरण में नहीं जाना चाहिए? जब तक राजनीति में अयोग्य और धूर्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक राज्य की बुराइयों और राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था और कुप्रबंध का अंत नहीं हो पाएगा। जब तक दार्शनिक स्वयं शासक नहीं बन जाते या संसार के शासक एवं निरुक्ति दर्शन शास्त्र में पारंगत नहीं हो जाते, तब तक राज्यों को अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, प्लेटो तर्क दे रहा है कि देखो, जब हमारा जूता खराब हो जाता है, चप्पल खराब हो जाती है, तो हम ऐसे कोई साधारण व्यक्ति को नहीं ढूंढते हैं, हम मोची को ढूंढते हैं जो कि उस काम में बिल्कुल निपुण होता है, कुशल होता है, स्किलफुल कारीगर को हम ढूंढते हैं। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ऐसे डॉक्टर को ढूंढते हैं जो सबसे अच्छा हो। मतलब ये नहीं देखते कि वो सुंदर होना चाहिए, वो अच्छी बातें करने वाला हो, हम ये नहीं देखते। हम कहते हैं कि वो अपने काम में काफ़ी प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग फुल होना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो कह रहा है प्लेटो कि जब हमारा राज्य यानी कि स्टेट अस्वस्थ हो जाता है तो हमें भी तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो अपने काम में काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी प्रशिक्षित हो, जो राज्य को काफ़ी अच्छे से चला सके। हम तो इसीलिए कहता है प्लेटो कि जब तक अयोग्य लोगों और धूर्त व्यक्ति का प्रवेश होता रहेगा राजनीति में, तब तक राज्यों की अस्थिरता बनी रहेगी, राज्यों में अव्यवस्था यानी कि कुप्रबंधन वगैरह बना रहेगा। तो कुल मिलाकर प्लेटो कह रहा है कि दार्शनिकों का शासन होना चाहिए, दार्शनिकों को राजा बनाया जाना चाहिए। यही कह रहा है प्लेटो। दार्शनिक राजा बनेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देश में जो अस्थिरता वगैरह होगी वो सब खत्म हो जाएगा। वैसे इसके पीछे का जो लॉजिक था प्लेटो का वो ये था कि उसका मानना था कि जो दार्शनिक होगा वो थोड़ा निष्पक्ष ज़्यादा होगा, उसके अंदर मोह माया वगैरह नहीं रहेगी, इच्छा उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो लालच वगैरह नहीं करेगा। इसीलिए प्लेटो कह रहा था कि दार्शनिकों को राजा बनाया जाए। तो ये देखो दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की तो बात की थी, बट दार्शनिक राजा के साथ दो और टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और दूसरा है स्त्रियों और संपत्तियों का साम्यवाद। ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो दार्शनिक राजा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो तभी लागू होगा जब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली लागू होगी और जब स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद लागू होगा। इसलिए ये दोनों टॉपिक्स भी हम दार्शनिक राजा के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा। संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों आएंगे। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की थी, हमने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी। अब उसको व्यवहार में लाने के लिए, दार्शनिक राजा के शासन को व्यवहार में लाने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर जोर दिया है। एक तो शिक्षा प्रणाली और दूसरा संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद।
तो पहला है शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली क्या होगी, देखिए प्लेटो का मानना था कि एक उपयुक्त शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सब नागरिकों को अर्थात सब बालक बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। नवजात शिशुओं को माता पिता से अलग करके राज्य अपने संरक्षण में ले लेगा। 10 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्यतः शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक पाठशाला में व्यायाम शाला एवं खेल का मैदान होगा। पाठ्यक्रम का मुख्य विषय खेलकूद होगा। इन 10 वर्षों में व्यक्ति के स्वास्थ्य की नींव इतनी सुदृढ़ हो जानी चाहिए कि भविष्य में औषधियों की आवश्यकता ही ना रहे। तो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है बचपन से ही, कि जैसे ही नवजात शिशुओं का जन्म होगा, जैसे शिशु बालक बालिकाओं का जन्म होगा, तो उन्हें राज्य अपने यानी कि सरकार यानी कि स्टेट अपने संरक्षण में प्रोटेक्शन में ले लेगा और उन्हें 10 वर्ष तक खेल कूद वगैरह व्यायाम वगैरह कराया जाएगा, जिससे उन्हें एक तरह से शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि बचपन के 10 सालों में स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए, सुदृढ़ कर दिया जाए कि भविष्य में दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद 11 से 15 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को मुख्यतः संगीत की शिक्षा दी जाएगी, ताकि शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ बालक बालिका के चरित्र में मानसिक मृदुलता भी विकसित की जा सके। संगीत शिक्षा के दौरान गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों को भी गीतों के रूप में परिचित कराया जाएगा और विद्यार्थियों के मन में इनके प्रति रुचि जागृत की जाएगी। तो 11 से लेकर 15 वर्ष तक मतलब 15 साल तक व्यक्ति को बालकों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी। इसमें बालक बालिकाओं के मन को मतलब दिमागी हालत को अच्छा करने की कोशिश की जाएगी और संगीत शिक्षा के दौरान ही गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों को गीतों के रूप में बालक बालिकाओं को परिचित कराया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सामान्य शिक्षा देने की बात की जा रही है, वो भी संगीत के रूप में, और मानसिक रूप से उन्हें काफ़ी सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके बाद 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। नैतिक शिक्षा का मतलब आपको पता होगा, नैतिक शिक्षा में कुछ रिस्पेक्ट करना, कुछ नैतिक भाव चीज़ें सिखाई जाती हैं, मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ये नैतिक शिक्षा का उदाहरण है। इसके अलावा 20 वर्ष की आयु में पहली विशाल परीक्षा होगी। अब जब बालक 20 वर्ष का हो जाएगा तो पहला एग्ज़ाम होगा। इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे मतलब जो फेल हो जाएंगे, उन्हें व्यापारी, मिस्त्री और किसान इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो इन्हें गिने लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे, पास हो जाएंगे, उन्हें 21 से 30 वर्ष की आयु तक उन्नत कोटि का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब 30 वर्ष की आयु तक, 21 से लेकर 30 तक जो लोग पास हो जाते हैं तो उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। 30 वर्ष की आयु में दूसरी महान परीक्षा होगी, और जब व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाएगा तो पहली परीक्षा 20 वर्ष में हुई थी, दूसरी परीक्षा हो रही है 30 वर्ष में। तो दूसरी परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होंगे, जो मतलब पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, उन्हें सहायक यानी कि सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा, और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें 21 से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। 36 से 50 वर्ष की आयु तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना होगा। फिर अंतिम परीक्षा होगी। इसमें जो उत्तीर्ण होंगे मतलब देखिए 50 साल तक वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेगा। इसके अलावा लास्ट में एक परीक्षा होगी। इसमें जो उत्तीर्ण होंगे वे राज्य के शासक बन जाएंगे, जो अनुत्तीर्ण होंगे वे सहायक वर्ग के साथ जा मिलेंगे। तो अगर
लास्ट की परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो बन जाएगा राजा, वो बन जाएगा शासक, और जो फेल हो जाएंगे लास्ट में उन्हें लगभग सैनिकों के रूप में भेज दिया जाएगा या सहायक वर्ग के रूप में वो काम करेंगे। तो ये थी शिक्षा प्रणाली प्लेटो की, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा ही शिक्षा है। प्लेटो ने लिखा है कि जो दार्शनिक शासन का दायित्व संभालने के योग्य सिद्ध होंगे, अब इस तरह इस परीक्षा से, इस पूरी कठिनाइयों से गुजरते हुए जो दार्शनिक सत्ता संभालने के योग्य सिद्ध होंगे, उनके मन में सत्ता के प्रति मोह नहीं रहेगा, कोई भी मोह नहीं रहेगा, इसलिए वे शासक बनने के इच्छुक भी नहीं होंगे। वे शासक तभी बनेंगे जब जनसाधारण उनसे अनुनय विनय यानी कि विनती करके उन्हें लोकहित में यह दायित्व संभालने के लिए तैयार करेंगे। दूसरी ओर जो लोग सत्ता के मोह में शासक बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे शासक बनने के योग्य नहीं होते। सत्ता मिल जाने पर ये लोग राज्य को पतन के गर्त में धकेल देते हैं। सर्वोत्तम शासन वह होगा जिसमें शासक तनिक भी पद लोलुप ना हो। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने कहा कि अब इस तरह से जो भी दार्शनिक योग्य होंगे सत्ता संभालने के, उनके मन में मोह माया नहीं रहेगी। अब हमने बात की थी ना, सांसारिक शिक्षा भी दी जाएगी, तो इन सभी शिक्षा के तहत जो दार्शनिक राजा बनेंगे उनके अंदर मोह माया नहीं रहेगी। उनका तो मन भी नहीं होगा कि हमें राजा बनाओ। अब वो राजा तभी बनेंगे जब लोग उनसे विनती करेंगे। अब ऐसे में जब वो राजा बन जाएंगे, जब वो सत्ता संभाल लेंगे, तो उनके अंदर कोई मोह माया रहेगी नहीं, लालच रहेगा नहीं। इस कारण से राज्य में भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा और राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आ जाएगा। ये मानना था प्लेटो का। इसके अलावा प्लेटो ये भी कहता है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें राजा बनना है, हमें राजा बनना है, हमें शासक बनना है, हमें वोट दीजिए, ये दीजिए, वो करिए हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, तो जो लोग ऐसा कहते हैं, जिनके अंदर लालच होता है, वो देश को नहीं संभाल सकते, वो देश को अंधकार में ले जाएंगे। ये प्लेटो कह रहा है। तो यहाँ तक हमारा प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह खत्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की बात कर ली है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली के साथ साथ संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की बात की थी। इन दोनों टॉपिक्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की बात की थी। तो शिक्षा प्रणाली खत्म, अब हम बात करते हैं संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वाइफ्स। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को अर्थात दार्शनिक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की है, जिसे संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि संरक्षक वर्ग अपने दैनिक प्रयोग की न्यूनतम वस्तुएं ही अपने पास रखेगा। इस वर्ग के सदस्यों के व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे और उनके पास निजी संपत्ति भी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, अर्थात इनका परिवार और संपत्ति सब कुछ साझा होगा। देखिए दोस्तों, प्लेटो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की बात करता है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति और स्त्रियां और जो परिवार है वो साझा होगा। वो कोई कंफर्म नहीं है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है संरक्षक वर्ग की। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद जो होगा वो सिर्फ संरक्षक वर्ग पर लागू होगा। और संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएंगे? तो दार्शनिक आएंगे और सैनिक वर्ग आएंगे। जो देश को चला रहे हैं वो लोग आएंगे, तो उनके लिए इस साम्यवाद की बात की गई है। और ऐसा करते समय जो संरक्षक वर्ग होगा उसके अपने व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे। मतलब जैसे आज के टाइम पर होता है ना कि हमारा अपना परिवार होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम जानते हैं उन्हें। बट जो प्लेटो जिस साम्यवाद की बात कर रहा है उसके अंतर्गत संरक्षक वर्ग के अपने कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे, उनके पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। वे मिलजुल कर रहेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। इन्हें सांसारिक वस्तुओं, सोने चांदी या वैभव
और संपदा की लालसा से ऊपर उठकर सर्वथा निर्लिप्त जीवन बिताना होगा। उनकी स्त्रियां और संतान भी साझी होगी। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा और किसी भी शिशु को यानी कि बच्चे को अपने माता पिता की पहचान नहीं बताई जाएगी। संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे और ये सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे। जब माता पिता अपने वास्तविक संतान को नहीं पहचानेंगे तो उनके मन में किसी बालक बालिका के प्रति मोह पैदा नहीं होगा। इस तरह संरक्षक वर्ग के सभी सदस्य निर्लिप्त भाव से राज्य की सेवा करने को तत्पर होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लेटो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद के अंतर्गत कह रहा है कि जो ये दार्शनिक लोग होंगे, जो ये सैनिक वर्ग होगा, जो ये संरक्षक वर्ग होगा, उनका सब कुछ साझा होगा, उनके पास प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा होने से फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर लालच नहीं रहेगा, इनके अंदर कोई मोह माया नहीं रहेगी। इनके संरक्षक वर्ग को पता नहीं होगा कि मेरा अपना बच्चा कौन सा है, मेरी अपनी संतान कौन सी है। जब उसको ऐसा कुछ पता नहीं होगा तो उसके अंदर कोई मोह भी नहीं रहेगा उस बच्चे के प्रति, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये प्लेटो का मानना है। इसके अलावा प्लेटो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो बच्चे होंगे, जो स्त्रियां होंगी, जो संपत्ति होगी वो साझा होगा। साझा का मतलब किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को पता नहीं होगा कि ये मेरी स्त्री है या ये मेरा बच्चा है, या किसी माता को नहीं पता होगा ये मेरा बच्चा है या मेरा हस्बैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा नैतिक भाव के साथ यहाँ पर प्लेटो ये सारी बातें कह रहा है। इसको आप गलत वे में मत समझना। हालांकि संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद के विचार को अरस्तु ने इस विचार की आलोचना भी की है। प्लेटो का जो ये विचार था इसकी आलोचना अरस्तु ने की भी है। बट कुछ नहीं, प्लेटो ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, दार्शनिक राजा से शुरुआत हुई थी। दार्शनिक राजा की बात को प्रूफ करने के लिए, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों और संपत्तियों के साम्यवाद की बात कही थी। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।